प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। कक्षा 12 के विद्यार्थी यदि आप हैं और यूपी बोर्ड से हैं तो ये सेशन आपका है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, कक्षा 12 के विद्यार्थी और यूपी बोर्ड का। देखिए स्टूडेंट्स, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और निश्चित है यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे और आप पेपर देख कर आइएगा तब आप हमसे बात करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस सेशन को बिना स्किप किए हुए पूरा देख कर जाइएगा। मांग की लोच क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मांग की लोच। देखिए, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप ही मांग की लोच हो गई, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि यदि कीमत में परिवर्तन होता है तो उसके मात्रा में भी परिवर्तन, यानी उस वस्तु के डिमांड में भी, डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित है कि यदि वो प्रभावित होगा तो वो दूसरी चीज़ भी प्रभावित जरूर रूप से होगी, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं मांग का लोच। देखिए, अर्थशास्त्र में अगर बात किया जाए तो मांग का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है जो किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा को बताता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मांग की लोच। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण क्या होगा, बाजार। क्या हो जाएगा बाजार? देखिए, सामान्य अर्थ में बाजार का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्थान जहां पर क्रेता हो और विक्रेता हो, ठीक है ना। तो एक ऐसा केंद्र है जहां पर वस्तु का क्या होता है, क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होकर क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, ठीक है ना। लेन देन का कार्य करते हैं, यानी वस्तुओं को खरीदा जाता है और उसे बेचा जाता है, ठीक है ना। देखिए, अर्थशास्त्र में कहा जाए तो बाजार शब्द का तात्पर्य क्या होता है, उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां की वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता का आपस में और परस्पर प्रतिस्पर्धा के द्वारा जो होता है उस वस्तु का एक ही मूल्य बने रहने का योग देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है बाजार आप सभी लोगों का, ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम आप लोगों के साथ डिस्कशन अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न क्या है, समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति क्या होता है। देखिए, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, तो मांगी जाने वाली कुल वस्तुओं व सेवाओं की जोड़ को समग्र मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक अर्थव्यवस्था में मांगी जाने वाली कुल वस्तुओं व सेवाओं का जो जोड़ होता है उसे हम कहते हैं समग्र मांग, ठीक है। और वस्तु तथा सेवाओं के कुल उत्पादन को हम लोग कहते हैं समग्र पूर्ति। क्या कहते हैं? वस्तु तथा सेवाओं के कुल उत्पादन को समग्र पूर्ति कहते हैं। यह क्या करता है डिस्टेंस, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। यह राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है, ठीक है। तो समग्र मांग व समग्र पूर्ति इसे ही कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद देखिए क्या होता है, जिसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे कहते हैं डिस्टेंस। देखिए, यह क्या होता है, यह एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का बुनियादी माप है। क्या है? आर्थिक प्रदर्शन का बुनियादी माप होता है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। और जीडीपी को जो है जिसमें 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जिनमें सभी से अवधारणाएं रूप से समान है, सभी जो है महत्वपूर्ण रूप से हैं। देखिए, एक वर्ष के अंदर क्या होता है, किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंदर जो भी वस्तुओं या सेवाओं पर जो लेन देन होता है, जो खरीद होती है, तो वही पूरा का पूरा डिसाइड करता है सकल घरेलू उत्पाद, उसे हम लोग बोलते हैं। और वही डिसाइड करता है किसी भी देश की जीडीपी को। जैसे कहते हैं इस देश की जीडीपी 2 है, 5 है, किसी का 8 है, किसी का 10 है ना। तो ये इसी के बेस पर तैयार किया जाता है। देखिए, सीमांत उपयोगिता हाश नियम क्या होता है। तो देखिए, सीमांत उपयोगिता हाश नियम के बारे में बात करें तो यह नियम एक क्या है, सार्वभौमिक नियम है। यह नियम जो होता है उपभोक्ता के इस व्यवहार पर आधारित होता है जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के ज़्यादा से ज़्यादा इकाई उपभोग करने पर और अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता जो होती है उत्तरोत्तर क्या होती है, घटती जाती या फिर गिरती जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यदि आप बहुत भूखे हैं तो आप 2 रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप रोटी खाते चले जाएंगे तो आपको फिर उसमें संतुष्टि जब मिलेगी तो आपकी उपयोगिता घटती चली जाएगी, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता हाश नियम। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, दोहरे संयोग का अभाव था। क्या था? दोहरे संयोग का अभाव था। इसे मुद्रा के इस कार्य से दूर कर दिया। और अब यदि यह एक वस्त्रों का विक्रेता चावल खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा चावल विक्रेता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो बदले में वस्त्र चाहता है, वह वस्त्र बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें थी ये प्रश्न, और ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ये आपका रॉन्ग रहेगा दोस्तों। देखिए, यहाँ से प्रश्न है आपका, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय बैंक के बहुत सारे काम हैं। बैंकर के रूप में देखिए बैंक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है।
क्रेडिट और पैसे की आपूर्ति का नियंत्रण करता है। नियंत्रक के रूप में सरकार को बैंकर सरकार और दोनों केंद्रों और राज्य सरकारों के लिए एक बैंक के रूप में सेंट्रल बैंक कार्य करता है। और केंद्रीय बैंक जो होता है मुद्रा और ऋण की मात्रा पर नियंत्रण रखता है और साथ ही साथ सुनिश्चित करने के लिए जो है मुद्रा जारी करने का एकमात्र एकाधिकार अपने पास रखता है। तो केंद्रीय बैंक जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन ये सभी काम होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए और निश्चित है ये वीडियो जो है आपका 2 से 3, 4, 5 नंबर पक्का करने वाला वीडियो था दोस्तों। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है।